जय हिंद प्यारे मित्रों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गॉड लाइफ पाठशाला में। आज यूपी पीसीएस जो पीवाईक्यू के ट्रेंड एनालिसिस का सीरीज चल रही है उसका दूसरा वीडियो है। एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए। और इसके साथ साथ हमारा दूसरा इनिशिएटिव भी जल्दी आने वाला है, जिसमें यूपी पीसीएस द्वारा 2025 में और 2026 में जितने भी पेपर कराए गए हैं उन सभी का डीप एनालिसिस किया जाएगा। इसी सीरीज में एपीएफओ पहला आएगा वीडियो, जो काम चल रहा है, जल्द ही आपके समक्ष उपलब्ध होगा। और इसी के साथ साथ यूपी पीसीएस की 2026 जो दिसंबर में होने वाला है, कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। जो व्यूअर, जो स्टूडेंट नए हैं, इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जुलाई का करंट अफेयर भी आने वाला है, और सभी जितने भी और सी सेट की भी तैयारी कराई जाएगी, और साथ साथ मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं सीधे। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो यही कल छोटा था तो यही शुरुआत करते हैं। तो कोई कथन है और कारण है। मैंने आपको क्या बताया, कथन कारण के क्वेश्चन कोई भी आए उसमें आप क्यों क्यों लगाइए, जवाब पाइए। कथन पढ़िए, क्यों क्यों लगाइए, जवाब पाइए। जैसे कथन, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की स्वीकृति वापस ले ली, क्योंकि मुस्लिम लीग 1946 में बनी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। कुछ आपको लग रहा है कि मतलब कि पहले वापस ले लिया था इसलिए शामिल हो गई थी? ऐसे लग नहीं रहा है। मतलब दोनों स्टेटमेंट अपने आप में स्वतंत्र है, सही है, पर व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए वापस ले ली गई थी। इसमें आपको जिसमें क्या स्वीकृति वापस ले ली गई थी, तो क्यों वापस ले ली गई? अगर ये बताते तो मानते कि हाँ ये व्याख्या कर रहा है, पर ये तो बात बता नहीं रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, पर व्याख्या नहीं कर रहा है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकृति वापस ले ली थी। अब ये सही बात है, मैं आपको इसी बैकग्राउंड बताता हूँ, क्या क्या बैकग्राउंड बात क्या है। फिर अपने आप आपके जो दिमाग के तार तार खुल जाएंगे। बात ऐसी थी कि देखो, पहले सबसे पहले देखते हैं कि मुस्लिम लीग पहले शुरुआत करते हैं। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था। और इसका भी बैकग्राउंड समझिए। देखो, आपको मालूम होगा कि 1905 में भारत विभाजन हुआ था, सॉरी बंगाल विभाजन हुआ था अक्टूबर 1905 में। जुलाई को घोषणा की गई थी। देखो, ऐसे पूछा, क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। जुलाई को घोषणा की गई थी, करजन ने घोषणा की थी, और 7 अगस्त को इसके विरोध में हम लोगों ने रक्षाबंधन बनाए थे, जिसे 7 अगस्त को ही स्वदेशी दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को रक्षाबंधन मनाएगा। फिर जुलाई, अगस्त, उसके बाद अक्टूबर में 21 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था बंगाल विभाजन। तो समझ गए, बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में, जुलाई 1905 में हुई थी। अगस्त में हम लोगों ने इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया। और अक्टूबर में, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, 21 अक्टूबर 1905 को इसको प्रभावी कर दिया गया, बंगाल विभाजन को। और इसी बैकग्राउंड में 1905 को बैकग्राउंड बंगाल विभाजन हुआ, तो 1906 में मुस्लिम लीग की गठन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। और हाँ, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया कि हाँ होना चाहिए। और मुस्लिम, अभी आप कहेंगे ये कैसे हुआ? देखो, अंग्रेजों की चाल रही है, फूट डालो राज करो, उसी के तहत तो इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, ताकि अंग्रेज जो हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए तो बंगाल का विभाजन किया था। और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए, मुस्लिमों को समर्थन देने के लिए मुस्लिम लीग के गठन करा दिया। आप कहीं उन्होंने कैसे कराया? तो आपको मालूम होगा कि जो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, आर्च बोल्ड, उनकी सलाह पर अलीगढ़, अब मैं आप बोल रहा हूँ सुनते रहना, आप कहानी समझ के। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अब बात हुई अलीगढ़, तो अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? 1975 में की थी। और कौन किसने की थी? तो सैयद अहमद ने की थी। सैयद अहमद, ठीक है, तो ये बात की बात है। आइए इस पर शुरुआत करते हैं। तो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे आर्च बोल्ड, और उनकी सलाह पर बम्बई के मैं लिख दे रहा हूँ, बम्बई के आगा खान है, बम्बई के आगा खान और दक्षिण भारत के मोहसिन उल मुल्क थे। तो कौन कौन थे? बम्बई के आगा खान, दक्षिण भारत के मोहसिन उल मुल्क, और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। तो 3 लोग हो गए। आगा खां हो गए, लिख दे रहा हूँ, आगा खां, मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क पूछा जा सकता है ना, मोहसिन मुल्क और सलीमुल्लाह। मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ठीक है। ये बम्बई के आगा खां, दक्षिण भारत के मोहसिन उल मुल्क, और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, इन्होंने मिलकर ये जाकर लॉर्ड मिंटो द्वितीय से शिमला सम्मेलन के दौरान मिले, जो 1906 में। तो कहाँ मिले थे? किससे मिले थे? शिमला में मिले थे। और किनसे मिले थे? मिंटो द्वितीय से। और मिंटो द्वितीय ने इन्हें प्रोत्साहित किया। तो दिसंबर 1906 में याद हो गया, दिसंबर 1906 में ढाका में अलग मुस्लिम लीग का एक कांग्रेस हुआ, वहीं पर इसकी गठन कर दी गई। तो समझ रहे हो किसने किया? बैकग्राउंड में देख रहे हो ये लोग क्या चल रहा था? मिंटो ने, तो मिंटो ने कराया था। तो यहाँ ये जो हमने बताया वो आप नोट कर लीजिए। किस किसने स्थापना की थी, कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। और कराने वाले कौन थे? आगा खां, मोहसिन उल मुल्क
और सलीमुल्लाह। और जब स्थापना हो गई तो इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मुस्लिम ऐसे स्टेटमेंट में आ जाए तो बंगाल विभाजन का समर्थन किया मुस्लिम लीग ने। हाँ, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। और फिर मुस्लिम लीग ने ही एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। आपने पढ़ा होगा कि 1909 मार्लियामेंटो एक्ट आया था। इसलिए आया था, इसी के लिए आया था। इसी एक्ट में 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट में ही तो सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की गई थी। यह किसकी देन थी? मुस्लिम लीग ने ही तो मांग की थी कि प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग की थी मुस्लिम लीग ने। तो इसी पर 6 में गठन हुआ और 9 में इन्हें प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर दी गई। और लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इसका विरोध किया प्रथम निर्वाचन मंडल ने का। तो आप बैकग्राउंड समझ गए इसका, मुस्लिम लीग का बैकग्राउंड। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मैंने आपको 3 लोग ने की। और कहा किसने किसकी सहायता पे की? तो आर्च बोल्ड कौन थे? आर्च बोल्ड अलीगढ़ मोहम्मद यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे। और किन से मिले थे? तो मिंटो दूधी से मिले थे। कहाँ मिले? तो शिमला में मिले थे। ये बैकग्राउंड इसलिए था कि अगर कई क्वेश्चन आ जाए तो आप बैकग्राउंड से आप एलिमिनेशन कर सको। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना बता दी। अब आई इस पे आई है। अब कहें 1946 में मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग ने अब इसे पूछते हैं कि मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने सबसे पहले 1940 में। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम 1940 में लाहौर अधिवेशन में। ये लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का है। एक कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की थी, वो अलग है। ये मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है। मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिन्ना ने की थी। जिन्ना, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। और इसमें सर्वप्रथम इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत समझ कौन कौन? एक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग इसी में रखी गई थी। ऐसे पूछते कि सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के। और इसकी अध्यक्षता किसने? जिन्ना ने की थी। ये वही जिन्ना है जो एक समय भारत हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे थे। आपको आपने पढ़ा होगा कि ये वही जिन्ना है जिन्होंने गांधी जी से कहा था असहयोग आंदोलन के दौरान, कब? 1920 में, कि आप जो कट्टरवादी मुस्लिम है उनकी जो गलत मांगों को समर्थन ना दें। ये जिन्ना ने कहा था। आपको यकीन नहीं होगा। हाँ, जिन्ना ने कहा था ये बात गांधी जी से कि आप जो कट्टरवादी मुस्लिम है उनको समर्थन ना दें असहयोग आंदोलन के दौरान। और आज यही जिन्ना है जिन्होंने अलग राष्ट्र की मांग करना स्वीकार कर दिया। ये जिन्ना 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 ने जो दादा भाई नौरोजी है उनके पीए के रूप में भी कार्य किया है। तो स्टार्टिंग में जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता समर्थन है। तो इसका एक उदाहरण दे सुन लो। तो आपने पढ़ा होगा 1916 में, फिर 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन रहा था, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, मतलब एक हुए थे पहली बार। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, और गरम दल और नरम दल एक हुए थे और लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था। तो ये किसने कराया था? एक इसमें तो कराने पूछा जा सकता है कि इस कराने में किन दो महारथियों का हाथ रहा है? मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना थे और कांग्रेस की तरफ से तिलक थे। तो तिलक और जिन्ना के सहयोग से यही तो समझौता हुआ था 1916 में लखनऊ में। तो पढ़ा होगा। और 1916 में नरम गरम दल एक हुए थे। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही तो तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तो सब हिस्ट्री आपस में लिंक है। तो आइए इस पे हम आते हैं इसी पे। हाँ, तो मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बता रहा था, वैसे नहीं है। तो 1914 सॉरी 1940 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की और उसका प्रस्ताव पारित किया। और 1946 में, जो चूंकि ये 1946 कौन सा समय है? द्वितीय विश्व युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। उसके बाद का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ था। 1945 तक हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन गठन किया गया। तो इसका बैकग्राउंड ये रहा है। तो उन्हें जब 1940 में जब 1940 में पाकिस्तान की मांग समर्थन किया। और उधर कहाँ? इंग्लैंड में जब सेकंड विश्व युद्ध के बाद लेबर पार्टी की सरकार बनी। तो ऐसे पूछता है कि कौन सी पार्टी था? तो लेबर पार्टी की सरकार बनी और उसके प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली ने कहा था कि भारत को हम 2048 तक हम स्वतंत्र कर देंगे, उन्होंने घोषणा की। और इसी घोषणा को लागू करने के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन गठन किया। कब किया कैबिनेट मिशन का गठन? तो मार्च 1946 में। मार्च 1946 में क्लीमेंट एटली ने, जो लेबर पार्टी के थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन का गठन कर दिया। अब ऐसे पूछते कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। और इसमें 3 सदस्य थे। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से 3 सदस्य थे। एक थे पैट्रिक लॉरेंस थे एक। और एक थे स्टेवर्ट क्रिप्स। ये वही क्रिप्स हैं जो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। हाँ, वही थे। एक एक पैट्रिक लॉरेंस थे, एक स्टेवर्ट क्रिप्स थे, और एक थे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कौन थे? अलेक्जेंडर जो इंग्लैंड की नौसेना थे उससे संबंधित थे। और पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे।
ये अध्यक्ष भी थे इसके, और जो क्रिप्स थे ये व्यापार मंडल से जुड़े थे। तो तीन मैं नाम लिख दे रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया, आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये अध्यक्ष थे, लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर जो इंग्लैंड नौसेना के थे, और क्रिप्स जो व्यापार मंडल के सदस्य थे। तो इन तीनों के नेतृत्व में, इन तीनों के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया मार्च 1946 में। और इसका उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य पूछे तो सिर्फ दो उद्देश्य थे। पहला क्या? भारत को मतलब शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करना, और भारत के लिए, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करना। ये दो उद्देश्य थे। चूंकि मैंने आपको क्या बताया, आप मेरी बात गौर सुनिए, हमने क्या बोला? शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण इसमें बात कही गई थी। लेकिन पाकिस्तान तो अलग राष्ट्र की मांग के स्वीकार रट लगाया था कि मुझे अलग राष्ट्र चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए। और कैबिनेट मिशन में, ये नोट कीजिए, कैबिनेट मिशन में जो पाकिस्तान की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया था। समझ रहे हो? तो फिर आप कहिए फिर पाकिस्तान तो मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया होगा। नहीं, अभी तो पूरी बात सुनिए। जब 1946 में आया, उसने कहा था पाकिस्तान की मांग को सीधे से खारिज कर दिया। लेकिन वो लीग ने कहा था हमारा अलग राष्ट्र मांगे, अलग, हमें अलग राष्ट्र चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए। तो इसके इसमें कई प्रावधान थे, कैबिनेट मिशन में कई प्रावधान थे। जैसे इसमें क्या प्रावधान था कि एक भारतीय संघ बनाया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे और देसी रियासत होंगी। और एक प्रावधान था कि जो प्रांत होंगे, प्रांत को तीन वर्गों में बांटा जाएगा, ए बी और सी। ए बी और सी प्रांतों को तीन भागों में बांटा जाएगा। और किस आधार पर? धार्मिक और भौगोलिक आधार पर। हाँ बस, यही पाकिस्तान ने अपनी जिन्ना ने अपना संभावना देखने लगी कि अगर धर्म के आधार पर इसमें बांटा जाएगा तो इसमें मेरा हित होगा। जो प्रांत बी और सी होंगे, इन्हें धर्म के आधार पर इन्हें बहुल्य हो गए तो मुझे मुस्लिम लीग मिल जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान ने प्रारंभ में, या मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में कैबिनेट मिशन की योजना को समर्थन दिया कि हाँ इसको मानते हैं। ठीक है, बात चलती रही। और फिर जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। जब चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आश्चर्यजनक थे। यानी कांग्रेस को बहुमत मिला और पाकिस्तान को बहुमत नहीं मिला, यानी मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिला। इससे चिढ़कर इससे चिढ़कर खिसिया कर मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। और और क्या किया? और 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। समझ लो, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया। और इसी इसी दिन नोआखली में, बंगाल में और पूरे भारत में दंगे छिड़ गए। जब दंगे छिड़ गए तो तो जब दंगे छिड़ गए तो अव्यवस्था फैल गई। और इसी समय आपको मैं नोट कर लीजिए कि जब गांधी जी नोआखली गए, वो अकेले उस समय दंगा हो रहा था। तो आज के समय दंगा हो जाए, किसी की हिम्मत है कि वो अकेले जाके दंगा सुलझा ले? नहीं। उसी समय नोआखली जब दंगे हो रहे तो गांधी जी अकेले अकेले गए और अकेले उस दंगों को रोका उन्होंने। तो इसी समय ये देखकर माउंटबेटन ने गांधी जी को एक उपाधि दी थी, वन मैन फोर्स की उपाधि किसने किसे दी थी? तो माउंटबेटन ने दी थी। किसे दी थी? महात्मा गांधी को दी थी। यह इतना बड़ा वो देखकर कि एक व्यक्ति पूरी आर्मी के बराबर, वन मैन आर्मी। तो एक ये भी नोट लीजिए। ठीक है, जब दंगे हो गए, ये सब हुआ, तो कैबिनेट मिशन अंततः विफल रह गई। जब विफल रह गई तो फिर नए सिरे से कार्य करना स्टार्ट हुआ। और जो कैबिनेट मिशन, जब पाकिस्तान ने बहिष्कार कर दिया, लेकिन कांग्रेस अपने अपने चलती रही। तो इसके बाद जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो पाकिस्तान जो कांग्रेस ने इसमें अपने जो सरकार बना ली उसने, तो मुस्लिम लीग ने देखा कि ऐसे तो हम अलग रह जाएंगे। तो मुस्लिम लीग ने इसे फिर इसमें शामिल हो गई अक्टूबर में। समझ गए? तो फिर पहले इन्होंने विरोध किया, मुस्लिम लीग ने देखा कि कांग्रेस सरकार बना ली है, तो मुस्लिम लीग भी फिर आ गई इसमें। तो मुस्लिम लीग ने फिर बाद में इसमें शामिल हो गई थी। तो इसमें क्या बोला, देखो लास्ट में लिखा 1946 में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। तो अब इसको समझिए, पूरा बैकग्राउंड आप क्या है। सॉरी फॉर दैट, ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन मैंने कोशिश की आपको कि पूरा बैकग्राउंड समझाने की। अगर क्वेश्चन के यहाँ से कहीं से उठे तो आप उसे हटा सको। और साथ साथ मुस्लिम लीग की कैसे गठन हुआ, कैसे बंगाल विभाजन हुआ, अंग्रेजों की कैसे नीति रही है, तो मैंने उसे आपको पिक्चर बनाने की कोशिश की है। तो इसका आंसर तो आपने देख ही लिया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए, आप व्याख्या देख लीजिए। 16 अक्टूबर को डायरेक्ट एक्शन डे पूछा जा सकता है कि, और 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। समझे? 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को हम लोग आजादी बनाते हैं, और 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। और 7 अगस्त तो मैंने आपको बताया था बीच में, अभी आपने सुना होगा। 7 अगस्त को जो हमने रक्षा स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन चलाया था, 7 अगस्त को, इसलिए 7 अगस्त को हम लोग हथकरघा दिवस मनाते हैं, स्वदेशी दिवस मनाते हैं। ठीक है।
और देखिए ये लिखा भी है इसमें कि मुस्लिम लीग ने 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में प्रवेश किया था। पहले विरोध किया, जब देखे कि कांग्रेस ने यहाँ सरकार बना ली है, हम अलग थलग पड़ जाएंगे, तो तुरंत इसमें शामिल हो गई। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ आपको सुझाव चाहिए क्या ऐड कर सकते हैं क्या नहीं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सभी को शामिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दूसरा, क्या है, इनको ये क्या है, ये आयोग हैं, ये आयोग के संबंध कैसे शिक्षा से हैं। तो अब मैंने सोचा कि अब ये आयोग हैं तो पूरे शिक्षा का बैकग्राउंड ही खत्म कर देते हैं। सुनिए, आप बस सुनते रहना, मैं आपको एक फिल्म के तरीके आपके दिमाग में पिक्चर तरीके बन जाएगी, कैसे कौन पहले आया कौन बाद आया क्या हुआ, सभी को बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और आपने सबसे पहले चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। भारत में सर्वप्रथम शिक्षा के लिए प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। इसमें क्या कहते हैं, इसमें 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए रखे गए थे भारतीय शिक्षा के लिए, समझे। 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर आया 1835, आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ। 1800, एक मिनट, 1813, फिर इसके बाद आया 1835, 1835, तो इस 1813 में 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए रखे गए थे। फिर इसके बाद विवाद हुआ कि भारत को सबसे पहले तो सुनो कि आपके सरकार ब्रिटिश सरकार ने 1 लाख रुपए दे दिए कि जाओ शिक्षा बढ़ाओ, शिक्षा को बढ़ावा दिया, भारत में शिक्षा को बढ़ावा दिया करो। तो उन्होंने किस में शिक्षा दें, कि आंग्ल भाषा में दे, यानी अंग्रेजी में दे या संस्कृत फारसी में दे। तो ये विवाद हुआ, इसे बोलते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल प्राच्य विवाद, इसमें एक एक धड़ था जो कहता था अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दो, जिसके समर्थक कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे, मुनरो थे, एल्फिस्टन थे। एक धड़ था संस्कृत और अरबी के समर्थन करने वाला, जिसे बोलते हैं प्राच्य विवाद, प्राच्य समर्थक, जो कहते थे कि प्राच्य यानी भारत, उनके देखो प्राच्य कैसे समझेगा, इंग्लैंड के लिए भारत पश्चिम में है, तो प्राच्य, ये प्राच्य समर्थक थे। इसमें कौन थे, विलियम जोन्स थे जिन्होंने एशियाई स्वराज्य बंगाल की स्थापना करी थी, और जेम्स प्रिंसेप थे, और विल्सन थे। तो ये तीन कहते थे कि संस्कृत में शिक्षा दो, अरबी में शिक्षा दो, और जो मुनरो थे, मैकाले थे, एल्फिस्टन थे, ये अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना चाहते थे। तो अंततः निर्णय हुआ कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाएगी। और चूंकि इस अंग्रेजों में मैकाले का बोलबाला था उस समय, क्योंकि वो जो 1835 में जो क्या बोलते हैं विलियम बेंटिंग के जो कार्यकारिणी का सदस्य था, तो ये तय हुआ कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाएगी। तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाएगी, जिसे बोलते हैं मैकाले मिनट या मैकाले घोषणा पत्र। ये 1835 में आया था, 1835। इसमें इसमें इसने एक सिद्धांत दिया, डाउनवर्ल्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउन डीएफटी ने डाउनवर्ल्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। ये क्या होता है, इसमें इसने कहा कि हम कुछ भारतीयों, भारत के यानी 100 लोग हैं, तो टॉप के 10 लोगों को हम अच्छा सा बना देंगे, मतलब कि जो रंग और रूप में भारतीय होंगे लेकिन ज्ञान में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा देंगे। तो यानी समझ रहे हो आप, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऐसे होता है। ये देखिए, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसने कहा था कि हम ऊपर के कुछ लोगों को शिक्षित कर देंगे और शिक्षा रिस कर नीचे जाएगी, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और किसने दी थी, मैकाले ने दी थी। कब दी थी, 1835 में, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1813, फिर आंग्ल प्राच्य विवाद, फिर 1835, इसमें मैकाले मिनट और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये आप क्लियर हो गया। अब आए 1854 में। तो 1813 चार्टर एक्ट, 1835 क्रम से लगा रहा हूं मैं, 1835 मैकाले मिनट, फिर 1835 के बाद 1854, 1854, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। समझिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, इसने व्यापक अवलोकन किया। इसने सर्व जन साधारण शिक्षा की वकालत की, इसने व्यवसायिक शिक्षा की वकालत की, इसने स्त्री शिक्षा की वकालत की, इसने भारत में शिक्षा विभाग की स्थापना की। और ये कौन थे, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो ये इनके इसके अध्यक्ष कौन थे, चार्ल्स वुड थे, चार्ल्स वुड, इन्हीं के नाम कहते हैं वुड डिस्पैच। और ये कब आया था, तो 1854 में आया था। तो 1854, और इसने ही 3 यूनिवर्सिटी की सिफारिश की थी, बीएमसी, बॉम्बे मद्रास कलकत्ता, बीएमसी। तो 3 यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी की सिफारिश किसने की थी, वुड डिस्पैच ने की थी। तो 1854 हो गए। अब देखिए, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, फिर लिख दे रहा हूँ। 1813, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चार्टर एक्ट 1 लाख रुपए। 1835, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद होगा, मैकाले मिनट, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। 1854, 1800 वुड डिस्पैच, व्यापक घोषणा पत्र, जिसे बोलते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। फिर वुड डिस्पैच के बाद, जो वुड डिस्पैच की जो कमियों को और उसके जो इम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस करने के लिए आया हंटर आयोग 1882 में।
1882 में आया, विलियम हंटर की अध्यक्षता में आया था। इसका कार्य क्या क्या था? इसने देखा कि जो वुड डिस्पैच 1854 में आया था, उसने देश में शिक्षा की प्रगति कितनी की है और कहाँ सुधार करने की गुंजाइश है। और हंटर आयोग ने सर्वप्रथम स्थानीय भाषा में शिक्षा की सिफारिश की थी। तो ऐसे बोलते हैं कि सर्वप्रथम किसने स्थानीय भाषा में शिक्षा की सिफारिश की थी? तो हंटर आयोग ने सिफारिश की थी। और इसने हंटर आयोग ने ही माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज शिक्षा की वकालत की थी। फिर हंटर आयोग के बाद फिर आया कौन? 1813, 1835, 1854, 1882। फिर समय आया 1900 का। तो 1900 का समय आपको याद होगा, थॉमस रेले की अध्यक्षता में जब कर्जन थे, थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय रेले थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग आया था। और इसी ने ही विश्व थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्व एक आयोग गठन गठन किया गया था। थॉमस रेले की अध्यक्षता में उसमें कौन थे? कर्जन थे। तो इसी आयोग ने एक अधिनियम की सिफारिश की थी और इसी के सिफारिश पर ही 1904 में, मैं लिख दे रहा हूँ, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। और इसमें कौन था? तो कर्जन था, गवर्नर कर्जन। 1899 से 1905 रहा। तो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम में क्या किया था कि भारतीय शिक्षा में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की सिफारिश की। और जो प्राच्य शिक्षा है और इन सबको अध्ययन करने के लिए, मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ आपको। 1813 चार्टर एक्ट, 1 लाख रुपए। फिर आंग्ल प्राच्य विवाद, जिसमें अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की। और लॉर्ड मैकाले ने मैकाले घोषणा पत्र पढ़ा और साथ साथ डॉनवर्ड फिल्टरसन थ्योरी लागू की 1835 में। फिर आया 1854 वुड डिस्पैच, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसने व्यापक सुझाव किया। इसी वुड डिस्पैच ने तीनों यूनिवर्सिटी से सिफारिश की, बीएमसी बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता यूनिवर्सिटी। फिर आया 1882 हंटर आयोग आया था। हंटर आयोग ने क्या किया? जो वुड डिस्पैच में जो कमियां थी और जो प्रकृति थी उसकी जांच करने के लिए आया। फिर आया 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में आया था। फिर इसी थॉमस रेले की अध्यक्षता किसने सिफारिश की थी? विश्वविद्यालय अधिनियम की। तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। फिर आया सैडलर आयोग, 1917 में आया था। तो मैं ये मीटर में दे रहा हूँ, 1917 में। फिर आया सैडलर। सैडलर कमीशन कहते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन किसे कहते हैं? सैडलर आयोग को ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। एक कब आया था? 17 में आया था। तो याद करने की ट्रिक है, 7 से 17, 7 से सैडलर। और हंटर आयोग, हंटर को मारते बद से, तो बद से तो 82, बद तो 82, ऐसे याद कर लो आप। ठीक है। तो सैडलर आयोग जिसे बोलते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन आया था। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि आप इंटरमीडिएट क्लास की शुरुआत कीजिए। मतलब इसने कहा था कि हम सीधे सीधे बच्चों को विश्वविद्यालय में ना भेजें, पहले पहले इसको उनको इंटरमीडिएट में शिक्षा दें, जैसे जो वर्तमान में चल रहा है कि पहले हाई स्कूल फिर इंटर फिर चले जाते हैं। ये सैडलर आयोग ने ही सिफारिश की थी कि इंटर कॉलेज को पहले भेजें, उसको बच्चों को व्यवसाय शिक्षा की सिफारिश करें, R&D को बढ़ावा दें, महिला शिक्षा के लिए इसने बहुत वकालत की थी। ये इंपॉर्टेंट है सैडलर। अब कैसे याद करेंगे? तो सैंडल कौन पहनता है? महिलाएं पहनती हैं। तो महिलाओं याद रख लो, महिला शिक्षा की वकालत किसने की थी? सैडलर आयोग ने, या कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने की थी। फिर इसके बाद 17 का आया 1909, 1919, 1909, 1919 मालूम हुआ का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में आया था। तो इसमें भी कहा गया था कि जो इस शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। फिर इसके बाद आया था 1929, 1929 इसमें आया था हार्टो कमीशन। हार्टो कमीशन का आया था, इसने कहा था कि शिक्षा का व्यापक अवलोकन किया जाए। इसमें व्यावसायिक शिक्षा की वकालत की थी। इसने अच्छा 8वीं के पश्चात कहा था कि हम औद्योगिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा को लिंक करें। इसने उस समय कहा था ये जो हम लोग आज कर रहे हैं, हार्टो कमीशन। और फिर उसके बाद अंत में सबसे लास्ट में आया सैडलर। सॉरी, सैडलर तो 17 में, सर्जेंट आया था। फिर इसके बाद सर्जेंट आया था, सर्जेंट, जो 1944 में आया था। मैं लिख दे रहा सेटिंग से, ये लिखा तो है, ये लिखा है सर्जेंट। ये सर्जेंट, ये सबसे लास्ट में आया था, 1944 में आया था। ठीक है। तो अब मैंने आपको सब बता दिया है। अब आपको वीडियो पॉज करके या बार बार की लीड लगा के कान में सुनिए, सब आपको याद आ जाएगा। ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत होगी? आयु कतई दिक्कत, आप बता सकते हो। सबसे पहले क्या आया था? तेरा चार्टर एक्ट। उसके बाद मैकाले मिनट 1835 में। फिर उसके बाद आया था वुड डिस्पैच, 1854 में आया था। ये पहले होगा, सी पहले होगा। फिर इसके बाद है हंटर आयोग आया था, 82 में आया था। बद 82, बद से ना 82। तो इसके बाद आया था, फिर सैडलर आया था, 17 में आया था। फिर सर्जेंट 1944 में आया था। तो कहा ए सी ए कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी होगा, CABD। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, डीप एनालिसिस कर पा रहा हूँ। और इसके बाद जो व्याख्या है इसे नोट लीजिए आप। वुड डिस्पैच वुड डिस्पैच वुड डिस्पैच 1854 भारत की पहली व्यापक शिक्षा नीति। तो इसके बाद देख लीजिए आप। और इसके स्क्रीन शॉट मार लीजिए, या फिर ये व्याख्या है। हंटर आयोग 82 में, वुड डिस्पैच समीक्षा करने के लिए सैडलर 17 में, और 12 प्लस नहीं 12 2+3 संरचना इसमें प्रेजेंट 1944 में, 40 वर्षों की संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य रखा है इसने। अब अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आप सभी को मालूम होगा। तो
इसकी स्थापना तो बीडी सावरकर ने की थी। मैंने क्या बोला, मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊंगा ताकि आप ये गठन क्यों हुआ ये तो समझे। तो देखो, सबसे पहले 1899 में मित्र मेला का गठन किया गया था, मित्र मेला सभा का। ये किसने किया था? ये किया था बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने किया था मित्र मेला का। समझ रहे हो? 1899। फिर इससे बाद में 1904 में, बाद में 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी के रूप में बदला गया था। सब ये जो अभिनव भारत सोसाइटी है, ये पहले 1899 में बीडी सावरकर ने इसकी स्थापना करी थी। और 1904 में थे ये जीडी सावरकर थे, ये गणेश वासुदेव सावरकर। ठीक है, तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। तो और भगत सिंह के बारे में तो आपको मालूम होगा, एच एस आर ए से जुड़े रहे हैं। एच एस आर ए पहले पहले था हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए था। इसकी स्थापना 1924 में करी गई थी, 1924 में हुई थी। देखिए इसे बाद में बदलकर 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में इसे एचएसआरए कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 1928 में। ठीक है, इससे जुड़े रहे थे। बीडी सावरकर तो होगी। हाँ, बीडी सावरकर की एक पुस्तक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये किसकी पुस्तक है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? बीडी सावरकर की है। ये पूछा जा सकता है। और वरिंद्र कुमार घोष, वरिंद्र कुमार घोष कौन है? ये युगांतर संस्था से जुड़े रहे, युगांतर संस्था से, युगांतर संस्था से जुड़े रहे वरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। इसका आप व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन गलत बताना है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्रोह बताने, इनमें से कौन सा गलत है ये देखना है। संथाल विद्रोह 1855-56 अभी बताएंगे इसके बारे में, सही है। कोल विद्रोह 1831 में, ये भी सही है। खासी विद्रोह 1829, ये भी सही है। अहोम विद्रोह 1815 में नहीं हुआ था, गलत। 1828 में हुआ था, 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। तो सबसे पहले इनके विद्रोह के बारे में देख लेते हैं एक ही नजर। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। और ये कौन सा समय है? आपको याद होगा 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह। तो ऐसे पूछे कि कौन सा विद्रोह 1857 से ठीक पहले हुआ, तो संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कानू ने किया था। सिद्धू सिद्धू कानू ने किया था, दो भाई थे। और क्षेत्र पूछे तो ये कहाँ? भागलपुर में होता है, भागलपुर। राजमहल की पहाड़ियां, भागलपुर से लेकर राजमहल, भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये इस क्षेत्र को या पूछ दे, या फिर ये नहीं आएगा तो लिख देंगे दमन एक हो, दामन एक हो। तो इस भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र को दामन एक हो कहते हैं। तो ये ना देकर ये भी तो पूछ सकता है कि दामन एक हो में हुआ था। हाँ, तो दामन एक हो में हुआ था, यानी भागलपुर से राजमहल तक हुआ था। किसने किया था? सिद्धू कानू ने किया था। और किस लिए किया था? वो अंग्रेजों के द्वारा जबरन कर लगाना, उनकी भूमि हथियाना, इसलिए सिद्धू कानू ने इस पर किया था। अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को बहुत ही निर्भरता से दमन कर दिया गया। और अब ये पूछ सकता है किसने दमन किया? तो वहां के गवर्नर थे ब्राउन, ब्राउन ब्राउन और लायड। ये पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछा गया अभी तक। ब्राउन और लायड ने किए थे, ब्राउन और लायड, ब्राउन और लायड, बार बार रिपीट करने वाली है। कमिश्नर कौन थे? ब्राउन, और जनरल थे लायड। तो ब्राउन और लायड। अगला कौन है? अगला है संथाल विद्रोह, सॉरी संथाल क्या, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर में हुआ था, छोटा नागपुर पठार में हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार, कोल आपने पढ़ा होगा, कोल जनजाति रहे, कोल जनजाति संथाल जनजाति है, ये कहाँ? छोटा नागपुर क्षेत्र में रहती है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था ये पूछते हैं। तो बुद्धू भगत और गंगा नारायण ने किया था। बुद्धू भगत और गंगा नारायण ने किया था। गंगा नारायण, गंगा नारायण ने किया था। तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। नेतृत्व करने वाले बुद्धू भगत और गंगा नारायण थे। कारण क्या था? कि उनके जो पारंपरिक प्रथा है उस पर प्रतिबंध लगाना, भूमि कर लगाना, और दीकुओं का प्रवेश। दीकू कौन होते हैं? तो जो आदिवासी लोग होते हैं, जैसे हम आप लोग अगर उनके क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो उनके लिए हम लोग दीकुए हुए, यानी बाहर की जो प्रवेश करते हैं उन्हें दीकू कहते हैं। ठीक है, और अगला कौन सा? अगला है खासी विद्रोह। खासी आपने पढ़ा हो, गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ी कहाँ पर थी? मेघालय में मिलती है, मेघालय में। मेघालय में, तो ये मेघालय में हुआ था। मेघालय, ये जनजाति है, खासी जनजाति। और इसका नेतृत्व पूछे, नेतृत्व में पूछते हैं तीरथ सिंह। तीरथ सिंह इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं नेतृत्व तीरथ सिंह ने। और विद्रोह खासी में, खासी का मेघालय में, और डेट 29 में। और अगला कौन है? अगला है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह मैंने बताया था 1828 में हुआ था। अहोम विद्रोह, अहोम का असम में पड़ता है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व पूछते हैं गोमधर सिंह। गोमधर सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, गोमधर सिंह। गोमधर सिंह के नेतृत्व में अहोम विद्रोह हुआ था, और इन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसके बाद नेतृत्व किसने किया? कुमार रूपचंद्र ने किया। ये इंपॉर्टेंट, ये हो सकते हैं। पहले गोमधर सिंह, गोमधर सिंह के बाद कुमार रूपचंद्र, रूपचंद्र
रूपचंद्र, गोमदर सिंह और रूपचंद्र ने अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब? 1928 में। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 1928 में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1928 में, 1928 में। तो उसी समय इसी इसी पृष्ठभूमि पर हुआ था। और ये विद्रोह सफल रहा था। सफल कैसे रहा था? तो 1828 में अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमदर सिंह ने किया। 1830 में इनकी मृत्यु हो गई। 1830 में मृत्यु हो गई, तो इसका रूपचंद आए। तो रूपचंद ने फिर से विद्रोह स्टार्ट किया। तो अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है, तो अंग्रेजों ने इनके साथ शांतिपूर्ण संधि कर ली थी। ठीक है, अगले देखते हैं। ये रहा इसका व्याख्या, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। संथाल विद्रोह 1855-56, और कोल विद्रोह 1831, खांची विद्रोह 1829, 29 से 33, और अहम विद्रोह 1828 से 33। असम में हुआ था। गारो हाजी जयंती, तीरथ सिंह ने सड़क निर्माण, सिंह भूमि कोल में, सिंह भूमि हजारीबाग में सिद्धू कानू, और इसके बाद सिद्धू कानू, इसमें चांद भैरव, बुद्धू भगत, ये आप देख लीजिए। ठीक है, और भी कई विद्रोह हुए, जैसे पाइक विद्रोह हुए। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ? ये उड़ीसा में पाइक जनजाति है। 1817 से 1825 तक हुआ था पाइक विद्रोह। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं पाइक विद्रोह किस नेतृत्व किसने किया था? तो बख्शी जगबंधु थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में हुआ था। सन्यासी विद्रोह पूछते हैं। सन्यासी विद्रोह भारत का पहला विद्रोह था। ये इसका उल्लेख इसमें आनंद मठ में मिलता है। आनंद मठ किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ये कब हुआ था? 1770 में होता है। और ये सन्यासी कौन थे? ये शंकराचार्य के अनुयायी थे। और धर्म के जब टैक्स लगाया, इनके तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाया, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। और उस समय कौन थे? 1770 में, आपको आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 1770 में कौन था उस समय? वारेन हेस्टिंग था। तो उसने इसका विद्रोह दबाया। और विद्रोह का नेतृत्व पूछे तो कौन थे? कई लोग थे, जैसे केना सरकार हुए, मजनू शाह हुए, द्विज नारायण हुए, देवी चौधरानी हुई। ये सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और सन्यासी विद्रोह के बाद फकीर विद्रोह हुए। ये भी कौन थे? ये भी धार्मिक विद्रोह था। फकीर कौन होते? धार्मिक होते ना। ये भी धार्मिक विद्रोह था। इसमें भी मजनू शाह थे, चिराग अली शाह थे। इसको भी अठारह क्षेत्र में होता। तो 1770 में तो सन्यासी विद्रोह हुआ था, फिर 1876 में फकीर विद्रोह, ये भी बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह भी बंगाल में हुआ था। फराजी विद्रोह है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फराजी विद्रोह ये 1838 में हुआ था। और ये इसके नेतृत्व किसने किया था? तो हाजी, सॉरी, हारी हाजी शरीयतुल्लाह थे शायद। हाँ, हाजी शरीयतुल्लाह थे। और ये भी बंगाल में लाया गया था। तो बंगाल में कौन सा? सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, फैराजी विद्रोह, ये बंगाल में हुए थे। ठीक है। कुका विद्रोह, ये भी पूछा जा सकता है। कुका विद्रोह कब हुआ था? 1840 से 1872 तक हुआ था। ये एक धार्मिक विद्रोह था। स्टार्टिंग में धार्मिक विद्रोह था। इसका उद्देश्य था, जो पंजाब क्षेत्र से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था सिख धर्म में आई जो बुराइयां हैं, जो सिख धर्म में कई बुराइयां आ जाती हैं, उन्हें हटाना। लेकिन बाद में इसका रूप धीरे धीरे बदल के ये राजनीति हो गया। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये भी पूछा जा सकता है। तो भगत जवाहर मल थे, जिसे सिंह सियान साहब भी कहते हैं। बाद में बालक सिंह नाम के व्यक्ति ने इसे इससे जुड़ गए। राम सिंह कुका ना जिसे बोलते हैं। और राम सिंह कुका ने ही तो नामधारी आंदोलन चलाया था, आपने को याद होगा। और कुछ दक्षिण भारत के विद्रोह भी पूछ ही देते हैं, जैसे कित्तूर विद्रोह हुआ। ये इंपॉर्टेंट, कित्तूर विद्रोह को चेन्नम्मा विद्रोह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कित्तूर विद्रोह में जो कर्नाटक, कहाँ से कित्तूर, कहाँ से कर्नाटक, तो कर्नाटक की रियासत थी कित्तूर। और इसमें जो राजा हुए, राजा की मृत्यु हो गई। और अंग्रेजों ने, जैसा कि अंग्रेजों की नीति थी कि उत्तराधिकारी को मानता नहीं देते थे, तो रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया। तो जब रानी चेन्नम्मा विद्रोह, इसी कहते हैं चेन्नम्मा विद्रोह भी कहते हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण और जाता है कि रानी चेन्नम्मा को दक्षिण भारत की लक्ष्मीबाई भी कहते हैं। उत्तर भारत में तो बात है रानी लक्ष्मीबाई मालूम है आपको, झांसी की थी। तो चेन्नम्मा को दक्षिण भारत की राजधानी कहा जाता है। और इसी ऐसी क्रम में बेलुथम्पी विद्रोह भी हुआ था। ये भी वो केरल में हुआ था। केरल की जो आपने पढ़ा होगा त्रावणकोर रियासत है, तो उसमें उसके राजा को, जो राजा को अपदस्थ कर दिया, तो उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, बेलुथम्पी। ये दीवान थे बेलुथम्पी, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसके बाद बेलुथम्पी विद्रोह भी कहते हैं। ऐसे बहुत से विद्रोह हुए थे, जो मुख्य मुख्य थे मैंने आपको बता दिए। हाँ, अठारह ये जरूर है, 1899 वाला जरूर लिख लो, 1899, 1900। ये कौन सा था? मुंडा विद्रोह, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह। ये 15 नवंबर को हम लोग बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं। इन्हीं की जन्म जन्म 15 नवंबर को मनाते हैं। इन्हीं की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं मुंडा विद्रोह। ये बिरसा मुंडा, भगवान इसे धरती आबा के नाम से जानते हैं लोग, इन्हें भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं। और किस लिए किया था? अंग्रेजों ने इनकी जो प्रथा थी, खूंट कट्टी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसे विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को महान उलगुलान भी कहते हैं। महान उलगुलान, उलगुलान। ये किसका नारा था? ये था बिरसा मुंडा का नारा था। मुंडा विद्रोह का नारा था। 1899। ये मुंडा कहाँ पड़ती है? छोटा नागपुर में पड़ती है, आप सभी को मालूम है। और इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये एक सफल विद्रोह था। 1900 में, 1900 में 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। और रांची जेल में रख दिया गया था, जहां इनकी हैजा से मृत्यु हो गई थी। लेकिन यह विद्रोह सफल कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद ही 1908 में टेनेंसी एक्ट आया था, नागपुर टेनेंसी एक्ट आया था 1908 में। इसमें जो आदिवासी भूमि को हस्तांतरण करने पर रोक लगा दी गई थी।
अब अगला देखते क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, किस वायसराय ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहकर उसका मजाक उड़ाया था? तो आपने मालूम होगा किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, दिसंबर 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल मालूम था आपको? 1814, सॉरी मैं लिख दे रहा हूँ, 1884 से, सॉरी, 1884 से 1888 तक रहा था इनका कार्यकाल, डफरिन का काल रहा था। तो 84 के बाद 85 पड़ता है, तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी डफरिन की। तो डफरिन ने ही कांग्रेस का उपहास उड़ाया था, ये कहकर कि यह अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये किसने कहा था? तो डफरिन ने कहा था। और ये पूछते करजन ने, तो करजन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? करजन ने कांग्रेस के बारे में कहा था, मैं इसके शांतिपूर्ण दमन में सहयोग देना चाहता हूँ, सहयोग देना चाहता हूँ। ये करजन ने कहा था। करजन का कार्यकाल क्या था? 1899 से 1905। और कर्जन के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। कर्जन के बारे में क्या बताया, आपको बताया था कि 1904 में जब इंडियन एजुकेशन एक्ट आया था, भारत, सॉरी, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में आया था। कर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्जन से हर एग्जाम में और हमेशा हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्जन को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले इनका कार्यकाल लिखिए, 1899 से 1905। ये बात आपको रटनी होनी चाहिए। 1905, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, याद है? सबसे पहले क्वेश्चन इसी स्टार्ट किया था, कर्जन के समय ही हुआ था। कर्जन कर्जन भारत का पहला, चूंकि कर्जन भारत का पहला ऐसा वायसराय था जो सबसे कम उम्र में, कितनी उम्र में? तो कर्जन 39 साल की उम्र में वायसराय बना था। तो ये भारत का सबसे कम उम्र का वायसराय था ये। और कर्जन को ही भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। तो ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है ये, यूपीपीसीएस में ही पूछा गया है। तो किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो कर्जन को। और भारत का अशांति किसे कहते हैं? तो तिलक को कहते हैं। किसने कहा था? वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। वेलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक तिलक को माना था। किसने? वेलेंटाइन चिरोल ने। और भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कहे तो कर्जन को माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? ये आपको बता रहे थे। इनके इसका कार्य कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। 1899 है, मैं इसको क्रम से लिख रहा हूँ। सबसे पहले 1901, 1901 पहले मिटा दो, 1901, 1901, 1899 से स्टार्ट, 1901 में इसने क्या किया? 1901 में सबसे पहले इसने टावर्सन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया था। तो रेलवे आयोग के गठन किसने किया था? आप सबसे पहले रेलवे की स्थापना तो डलहौजी ने की थी 1853 में, मुंबई से थाने चली थी। लेकिन रेलवे आयोग का गठन किया था रॉबर्टसन की अध्यक्षता में 1901 में। और 1900 शिमला सम्मेलन का जो शिक्षा पे हुआ था, जिसे कहते हैं गुप्त सम्मेलन कहते हैं, ये किसके समय हुआ था? करण के समय हुआ था, 1901 में हुआ था। तो 1901 की कुछ घटना लिख दे रहा हूँ, 1901 की घटनाएं। ये तो 1901 में करजन के समय दो मुख्य घटना हुई। करजन ने 1901 में शिमला शिमला सम्मेलन हुआ था। शिक्षा पर शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1901 में, करजन के समय हुआ था। और रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया था, करजन के समय हुआ था। कब हुआ? 1901 में। 1901 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए, मैं तो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी। शिमला सम्मेलन शिक्षा पर हुआ था 1901 में। रॉबर्टसन की अध्यक्षता में थॉमस रेले, सॉरी रेले नहीं, रेलवे। तो थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया था, आयोग कर्जन ने। और फिर 1902 में पुलिस सुधार के लिए उसने एंड्रयू फ्लेचर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया था, पुलिस आयोग का। तो 1902 में एंड्रयू फ्लेचर की अध्यक्षता में पुलिस सुधार आयोग का गठन किया था। और इसी समय, तब भारत में सबसे इसी समय सीआईडी की स्थापना की गई थी। किसके समय? कर्जन के समय में सीआईडी की स्थापना करी गई थी। और फिर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था, 1904 में इसी शिमला सम्मेलन में ही सिफारिश की गई थी विश्वविद्यालय आयोग की। और इसी समय गठन हो गया 1904 में। और 1904 में ही एएसआई, हाँ इंपॉर्टेंट है, 1904 में ही एएसआई की स्थापना हुई। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी, और कर्जन के समय हुई थी। और 1905 में बंगाल विभाजन सभी को मालूम है। और 1905 में ही बंगाल विभाजन मालूम है, 1905 में ही पूसा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बोलते हैं आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसी इसने इसकी नींव रखी थी। तो समझ गए आप? एक आपको एक ओवरव्यू फिर से दे रहा हूँ। 1901 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग की स्थापना, 1902 में एंड्रयू फ्लेचर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना, और इसी समय सीआईडी की स्थापना की थी। और 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। 1904 में ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई की स्थापना की थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में ही पूसा कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो कृषि अनुसंधान स्थापना, जिसे आईसीएआर कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं।
हाँ, एक बात और नोट करने योग्य है कि जो कर्जन की तुलना होती है, कर्जन की तुलना अंग्रेजों से सॉरी कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, ये पूछा जाता है। ये कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना जो औरंगजेब का जो शासन है उससे की थी। और कर्जन की एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है कि द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट, ये कर्जन की पुस्तक है। अब तो पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है। अब कोई बचा है, नहीं बचा, डेफिनेट बचा कर्नल लॉर्ड लेंसडाउन के समय ही तो भारत में जो सीमा रेखा बनी थी, डूरंड सीमा रेखा लेंसडाउन के समय बनी थी, तो आपको पता होगा। और लॉर्ड मिंटो, मिंटो को सबसे पहले मैंने आपको बताया था, लॉर्ड मिंटो याद है आप, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, इनसे जाके मिले थे शिमला में, मिंटो। अब आ गया देखो क्वेश्चन, ये रहा इसकी व्याख्या, अब इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इसके क्या है, इसमें कौन सा मेल नहीं खाता बताना, स्थान और नेतृत्व बताना इसका। ये क्या है, ये है जो 1857 के विद्रोह हुए थे उनका नेतृत्व करता है। देखो आपको सबको मालूम है, आप जो यूपी पीसीएस के सभी बच्चे यूपी के हैं, तो लखनऊ में मालूम है हजरत महल थे, लखनऊ में हजरत महल, और गलत पूछा तो ये डी वाला गलत हो गया। लियाकत अली कहाँ थे, लियाकत अली थे इलाहाबाद के लियाकत अली थे, इलाहाबाद से थे लियाकत अली। और संबलपुर से थे, साथ से संबलपुर, साथ से सुरेंद्र शाही, तो याद हो गया, साथ से संबलपुर, साथ से सुरेंद्र शाही। और गंजाम से कौन थे, गंजाम से दंड सेना, जो गंजा डंडा, गंजा को डंडा मारा तो सेना, तो गंजाम को दंड सेना, राधा कृष्ण दंड सेना। और कश्मीर के तो आपको मालूम है गुलाब सिंह थे, कश्मीर के गुलाब सिंह थे, जब कश्मीर इशू हुआ था, जब कश्मीर गुलाब सिंह ने हस्ताक्षर कर दी तो कश्मीर भारत में शामिल हो गया था। ये ले इसकी व्याख्या आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और अन्य भी पूछे जाते हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब, बरेली में जो क्या नाम है उनका, अभी याद नहीं दिमाग से निकल रहा, तो आप देख लेना, बरेली के बारे गूगल कर लेना। मेरठ में कदम सिंह थे, और कुंवर सिंह, बिहार में जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। तो कुछ इस प्रकार के थे। आबाद में कुछ मालूम है आपको, बेगम हजरत महल थी, और कुछ कानपुर में, और सब हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला विश्व भूगोल से क्वेश्चन होंगे। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, अब वीडियो अभी विश्व भूगोल का कल नेक्स्ट पोस्टमार्टम करेंगे, तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।